हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी का मॉक टेस्ट नंबर है 75 और ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा, खासतौर से अगर आप पीसीएस, लेखपाल भर्ती, सुपर टेट, रेलवे आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, रोज़ एक वीडियो आपको दिया जाता है और इसमें जितने भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 15 मिनट का वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए और इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दिया करिए उन लोगों के बीच जो लोग इस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो प्रश्न है इसमें कुल मिला के 25 प्रश्न होंगे और सभी के सभी प्रश्न सिंधुकालीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसलिए एक भी प्रश्न आपसे छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि धैर्य ये सफलता की पहली सीढ़ी होती है, तो देखते हैं कि कौन कौन धैर्य से अंतिम प्रश्न तक पहुंचता है, क्योंकि अंतिम वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होगा कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? सही जवाब है इसका 1820 में ये विभाजन हुआ था थॉमसन के द्वारा। पूरा नाम था इनका जगेरसन थॉमसन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? हो सकता है कि इसका जवाब आप बताएं गेहूं, तो ये गलत हो जाएगा। चावल भी नहीं था। पहला अनाज था बार्ले यानी कि जौ। तो जौ कब उपजाया गया फ्रेंड्स? तो जौ कब उपजाया गया इसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 8000 ईसा पूर्व में जौ उपजाया गया था। और बात करें अगर चावल के बारे में, तो 8000 ईसा पूर्व में जौ उपजाया गया कहाँ पर? ईरान में। और 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया था, यानी कि चावल जौ के बाद में उगाया गया। तो चावल कहाँ पर उगाया गया था? ये जो था चीन की यांगजी नदी की घाटी में चावल का उत्पादन हुआ था पहली बार। तो याद रखिएगा इसको। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, यानी कि वह जगह जहाँ पर मानव के रहने का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये है नर्मदा क्षेत्र, यानी कि नर्मदा की पहाड़ियों में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश, तो पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र जो कि नर्मदा पहाड़ियों के निकट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर मानव के पहले साक्ष्य मिले हैं और इसकी खोज हुई थी 1982 में। अगला प्रश्न होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं: कोल्डिवा, लहुरा देव, मेहरगढ़ और टोकवा। तो आपको बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर विकल्पों में लहुरा देव रहेगा तो इसका जवाब लहुरा देव हो जाएगा, और अगर विकल्प में लहुरा देव नहीं है, केवल मेहरगढ़ है, तो इसका जवाब मेहरगढ़ होगा। तो मतलब लहुरा देव अगर है तो इसका जवाब लहुरा देव, नहीं है तो मेहरगढ़। क्यों? क्योंकि देखिए, लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर में है, तो वहाँ से ये मालूम होता है कि 8000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? लहुरा देव, संत कबीर नगर। और मिलता है साक्ष्य क्या कि वहाँ पर 8000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व में चावल की खेती होती थी। वहीं पर मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान में है, जैसा कि आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है। और यहाँ पर देखा जाए तो 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, जो प्राचीनतम साक्ष्य है चावल का भारत में, वो कोल्डीवा से मिलता है। कोल्डीवा कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में है, 6500 ईसा पूर्व। तो सही जवाब अब आप समझ गए होंगे कि अगर लहुरा देव रहेगा, प्रश्न होगा कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से, तो लहुरा देव होगा। लहुरा देव विकल्प नहीं है तो मेहरगढ़। ठीक है।
अब बताइए कि चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चालकोलिथिक युग में तांबे और पत्थर के औजार पाए जाते थे, यानी कि यह ताम्र पाषाण युग है, जिसे जो है चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप VVIMP में रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही जवाब है मेहरगढ़, जो कि कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भीमबेटका जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर गुफाओं के शैल चित्र पाए जाते हैं, यानी कि विकल्प ए हमारा सही जवाब है। भीमबेटका कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और यूनेस्को की विश्व विरासत साइट्स में भी ये शामिल है। अगला प्रश्न होगा कि गैरिक मृदुभांड पात्र यानी कि OCP का नामकरण हुआ है कहाँ से? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हस्तिनापुर, अहित छत्र, नौ या फिर लाल किला में? सही जवाब है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए, हस्तिनापुर और अंतरंजी खेड़ा। ठीक है, तो ये दो इसके सही जवाब हैं। अब नेक्स्ट होगा कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर है, क्या बता सकते हैं? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या फिर चेन्नई? तो दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको आते होंगे, उसका उत्तर आप पहले ही बता सकते हैं, नहीं आते हैं तो उसका सही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी सीरीज लेकर लगातार आते रहें। तो जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो फ्रेंड्स एक एक जो टेस्ट होता है उसे बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी होती है और हम काफ़ी मेहनत से प्रश्नों को सिलेक्ट करते हैं। तो आप हमें अगर इसके बदले में कुछ भी देना चाहते हैं तो आप एक लाइक दे दीजिएगा, ठीक है। जूते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या फिर लोथल में? सही जवाब होगा इसका जूता हुआ खेत कालीबंगा में पाया गया। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन बी कालीबंगा, और कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, यानी कि वह नगर जहाँ से समुद्री यातायात होता था? हड़प्पा, कालीबंगा? नहीं, ये लोथल में था। तो ऑप्शन बी सही होगा। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो ये वर्तमान में लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट होगा कि कौन सुमेलित नहीं है? एक है जो कि इसमें सुमेलित नहीं है। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। लोथल की खोज की थी SR राव ने, सही है। सुरकोटदा की खोज की थी JP जोशी ने, लेकिन धौलावीरा की खोज BK थापड़ ने नहीं की थी, बल्कि इसकी खोज की थी किसने? RS बिष्ट ने की थी, ठीक है। तो RS बिष्ट इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी को आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किस देश में शुरू हुआ था? कपास की खेती की शुरुआत किस देश में हुई थी? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में? देखिए इसका जवाब बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेसोपोटामिया लिखें, लेकिन ये गलत जवाब हो जाएगा। सही जवाब है भारत में वस्त्रों के लिए कपास की खेती की शुरुआत हुई थी अब से लगभग, अब से नहीं मतलब 3000 ईसा पूर्व, ठीक है। और मिस्र में भी इसकी खेती शुरू हुई थी, तो इसकी खेती हुई थी मिस्र में 2500 ईसा पूर्व के आसपास। तो 500 सालों का डिफरेंस रहा था भारत और मिस्र में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ऋग्वेद में कुल जो मंडल हैं उनकी संख्या कितनी है? कुल मंडलों की संख्या है 10, ठीक है। और इसका जो 9वां मंडल है उसमें सोम को समर्पित
9वां मंडल ये सोम को समर्पित है और इसमें सोम से संबंधित कुल 114 मंत्र उल्लिखित हैं। याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न होगा कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित किस नदी से की जाती है। अस्किनी नामक नदी वैदिक काल में पाई जाती थी, वर्तमान में यह नदी चेनाब नाम से जानी जाती है। तो विकल्प सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है कि निम्न अभिलेखों में कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है बोगजकोई अभिलेख। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। बोगजकोई जो कि एशिया माइनर के निकट स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। गोत्र शब्द, हालांकि इसका प्रयोग सिर्फ शादी विवाह होता है तभी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिलहाल प्रश्न यहाँ पर यह है कि गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो याद रखिएगा कि गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना वेद है, और ऋग्वेद में कुल 170 बार गोत्र शब्द आया है, 170 बार। नेक्स्ट है किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा सबसे अच्छी माँ, देवी तमा सबसे अच्छी देवी, नदी तमा यानी कि सबसे अच्छी नदी के रूप में संबोधित किया गया है। तो यह सिंधु नदी है? नहीं नहीं, बेतस्ता भी नहीं है, यह है सरस्वती, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और ये प्रश्न क्योंकि बार बार रिपीट होता है तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा कि यहाँ पर अथर्ववेद इसका सही जवाब होगा। अथर्ववेद जो कि आयुर्वेद को समर्पित है, इसमें आयुर्वेद के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न होगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों ये है मुंडकोपनिषद, यानी कि विकल्प डी हमारा सही जवाब है। अब अगला प्रश्न होगा कि गौतम बुद्ध की माता ये किस वंश से संबंधित थी। क्या आप बता सकते हैं गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। उनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे। तो उनके जो फादर थे वो शाक्य वंश से, जबकि जो उनकी माता थी उनका नाम क्या था? माया। तो उनकी माता का जो वंश था वो था कोलीय वंश। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बताइए कि आलार कालाम कौन थे। बुद्ध के जीवन में आलार कालाम नामक व्यक्ति कौन थे। तो क्या वो बुद्ध के शिष्य थे? नहीं नहीं, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु नहीं, वो क्या थे? वो बुद्ध के पहले गुरु थे। हालांकि बुद्ध इनके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए थे और बाद में उन्होंने इनका त्याग कर दिया था, लेकिन पहले गुरु यही थे, आलार कलाम। नेक्स्ट है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है और उसे यूं ही बनाया गया है। तो सारनाथ के बारे में आप जानते होंगे। सारनाथ का जो स्तूप है वो धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी दिया था। सबसे अधिक उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया है? श्रावस्ती में दिया है। बोध गया में जहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है वो, आप जानते होंगे। कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। तो सांची का स्तूप, तो इसका उनके जीवन से कोई संबंध नहीं है, हालांकि यहाँ पर उनके अवशेष रखे गए हैं। नेक्स्ट है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई जाती थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, तो दोस्तों बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है ये कुषाण काल में बनाई जाती थी, यानी कि विकल्प बी हमारा सही जवाब होगा। और ये जो प्रतिमाएं हैं वो गांधार और मथुरा शैली में बनाई जाती हैं। तो दोस्तों जितने भी लोग पेड मेंबर हैं वो लोग कम्युनिटी टैब को जरूर चेक किया करें, वहाँ पर आपको डिटेल PDF मिल जाती है। बाकी के लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर उनको लेटेस्ट अपडेट और PDF दे दी जाती है। और दोस्तों महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को किस और नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न नंबर है 25, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। तो इसका जवाब आपको देना है, ठीक है।
और देखिए जो इसका सही जवाब होगा वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि और मैत्रेय में से कौन सा एक जवाब इसका सही है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति यह महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं मिल जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि पद्मपाणि। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब दोस्तों आपसे एक सीधा सवाल है, इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो फटाफट कमेंट करिए, अदरवाइज इसका सही जवाब आपको मिलेगा हमारे मॉक टेस्ट नंबर 76 में। प्रश्न है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर नागार्जुन? तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग अधिक से अधिक करिए। साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमें सोशल मीडिया पर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप चाहें तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपके कमेंट अपेक्षित हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।